मैं हूं शशांक BHU से और मैं आज आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, मतलब 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। पुस्तक का नाम है रेनबो पार्ट 2, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा पोएट्री से। पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले लेखक के बारे में जानना चाहता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक हैं जॉन डन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ लेखक के बारे में, जॉन डन के बारे में। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में लंदन में। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में लंदन में जन्म हुआ था इनका। अब मैं इनके बारे में कुछ और बातें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग को लेखक के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। और दूसरी बात है कि जब तक आप लेखक के बारे में नहीं जानेंगे कि लेखक कैसा लिखते थे, तब तक उनकी कविताओं का भाव आप अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैं इनके भाव को समझाने के लिए पहले लेखक को समझाऊंगा कि लेखक कौन थे, कहाँ से थे। ठीक है, तो लेखक का जन्म हुआ था इंग्लैंड में के लंदन में। अब ये पढ़ते कहाँ थे? तो ये पढ़ते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अब बात आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है। लंदन इनका घर भी था और ये मतलब इनका जन्म भी वहीं हुआ था और वहीं पढ़ते भी थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हैं? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया था बिना डिग्री दिए हुए। अब क्या बात था भाई कि जो इनको निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, भी समझना है। बहुत रोचक बात है, इंटरेस्टेड बात है ये। अब बात आती है क्यों निकाला गया था इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इनका निकालने का कारण ये था कि ये रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। मतलब ये रोमन कैथोलिक एक धर्म है, उन्हीं में इनका जन्म हुआ था। मतलब उस धर्म से संबंध रखते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसी के कारण से वहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाले सभी लोग रोमन कैथोलिक फैमिली से का विरोध कर रहे थे। तो जो भी लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उन सबों को निकाल दिया गया बिना डिग्री दिए हुए। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब एक और बात आता है कि ये लिखते कैसे थे। तो इनका जो लिखने का जो तरीका था रोमन ये जॉन डन का, तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएम लिखते थे। मेटाफिजिकल मतलब होता है अध्यात्म, स्पिरिचुअल। अध्यात्म का भी आप नहीं समझे होंगे मतलब, तो मैं उसको अच्छे से समझाता हूँ। मेटाफिजिकल का मतलब अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब होता है अध्यात्म की कविताएं 3 बातों पे मुख्यतः डिपेंड होता है। जो है, पहला है नेचर पे डिपेंड होता है, दूसरा मृत्यु पे डिपेंड होता है, डेथ पे, और तीसरा वो लव पे डिपेंड होता है। मतलब ये तीनों में अध्यात्म को जोड़ जब दिया जाता है तो वो मेटाफिजिकल पोएम कहलाता है। तब जैसे देखिए, ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, ये जो पोएम है ये प्रेम पे आधारित है। प्रेम की प्रकाष्ठा को दिखलाया जाता है। प्रेम का संबंध आत्मा से जब हो जाता है तो वो प्रेम को ही मेटाफिजिकल प्रेम कहते हैं, मेटाफिजिकल लव कहते हैं। मतलब मेटाफिजिकल पोएट जो हैं ये, तो इस तरह की कविता। अब जैसे आप समझ जाइए, राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो मेटाफिजिकल प्रेम था, मतलब मेटाफिजिकल लव था। समझ गए ना, आध्यात्मिक प्रेम था वो। अब मीरा और कृष्ण के बीच में भी जो तादात्म्य स्थापित था, संबंध स्थापित था, प्रेम जो था वो भी क्या था, ये मेटाफिजिकल पोएम ही था वो भी। समझ रहे हैं ना आप? मतलब मेटाफिजिकल बात हो रही है यहाँ पे, आध्यात्मिक बात हो रही है, आप समझ गए होंगे अब। तो यहाँ भी जो प्रेम है, प्रेम को अध्यात्म के मतलब आत्माओं का प्रेम यहाँ पे, मतलब 2 आत्माओं का मिलना, इसी को आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई है इस कविता में स्वीटेस्ट। अब एक और बात आपको समझना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना पुराना है, कि लेखक का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। 1572 का मतलब है आज से 448 साल पहले की बात हो रही है। समझिएगा इस बात को आप। ठीक है, तो 448 साल पहले की बात है, इसका मतलब 448 साल पहले की अंग्रेजी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? 450 साल पुरानी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो उस समय प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता था, उस समय का ग्रामर भी थोड़ा अलग होता था, और उसमें भी ये सब ब्रिटिश पोएट हैं ये जॉन डन। तो इनका जो लिखने का जो तरीका होगा वो भी क्या होगा, पुरानी इंग्लिश वाली होगी। मतलब मिडिल इंग्लिश मतलब 450 साल पुरानी इंग्लिश होगी। तो इसमें भी देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, गोए का मतलब गो होता है, वो पुरानी इंग्लिश है इसलिए ओल्ड इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पर गोए हो गया। पर मॉडर्न इंग्लिश में उसको हम क्या कहेंगे, गो कहेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाने आया हूँ, तो इसलिए मैं उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए, तो मैं अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहूँगा आपको, कि जो
जॉन डन थे ये सॉन्ग लिखते थे, मतलब गीत लिखते थे, सोनेट पे आधारित। सोनेट होता था, इलेगी होता था, सरमन्स होता था। इलेगी मतलब है शोक गीत, कुछ शोक गीत भी इन्होंने लिखा है, और सरमन्स मतलब कुछ उपदेशात्मक बातें भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए इतना। आप देखिए बच्चों, मैं आपको उतना ही बताया जितना एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और हाँ, अब मैं पोयम को ऐसा सिखाऊंगा आपको कि आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। पोयम को जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम सिखा दूंगा कि कैसे इंग्लिश का हिंदी होता है, हिंदी के साथ साथ कैसे उसका भाव निकाला जाता है। भाव निकालना कोई शिक्षक नहीं आपको बताएंगे, बस इंग्लिश का हिंदी बता देंगे और समरी बता देते हैं, हो गया। अरे भाई, उसका भाव भी बताइए आप बच्चों को, ताकि बच्चों का एग्जाम में अगर पूछा जाए वहाँ तो भाव ही पूछा जाता है। लाइन दे देगा, कहेगा किसका ये लाइन है, कौन कविता से लिया गया, इसके राइटर कौन है, पोएट कौन है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आप सही से नहीं करके आएंगे। जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप ऑटोमेटिक करके आएंगे। इसलिए मैं आपको सिखाने के व्यू से आया हूँ, और ऐसे पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े, आप उन लोगों को देख लीजिएगा। मेरा वीडियो मत देखिए, समझिए। अगर सीखना है, समझना है, तो मेरा वीडियो देखिए। और मेरा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको समझाने और सिखाने आया हूँ, पढ़ाने नहीं। ओके। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे सुंदर प्यार मैं नहीं जाता हूँ। सबसे सुंदर प्यार मैं नहीं जाता हूँ, इसका हिंदी यही हुआ ट्रांसलेशन। फॉर बियरनेस ऑफ थी, थक करके, है ना। तो कहने का मतलब है, आप इसको ऐसे अगर डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे तो आप नहीं समझ सकते हैं। सीधा सीधा बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे आप इस भाव को नहीं समझेंगे। भाव समझना है, इसको समझना भाव है। अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ेंगे। हम लोग भी प्रेम करते हैं किसी से, ठीक है, तो उसी पे बात हो रही। पहले तो हम लोग को इसका एक थीम समझना है। थीम क्या है, इस पे किस पे आधारित है, कैसे इसमें है, तभी हम पूरी बातों को पकड़ पाएंगे। तो हम लोग को यही समझना है कि इनके जो लेखक हैं जॉन डन, इनकी एक प्रेमिका है। प्रेमिका समझिए, पत्नी समझिए, जो आपको समझना है समझ सकते हैं, समझ गए। तो प्रेमिका ही समझिए। तो देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे है कि आप पत्नी को आप हाँ, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि फॉर बियरनेस ऑफ थी, तो यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ना है, मतलब मनोविज्ञान पकड़ना है कि हम लोग भी किसी से प्रेम करते हैं और छोड़ करके जब जाते हैं किसी को, है ना। जैसे कोई हमारे पिताजी जब, या कोई सैनिक अपनी पत्नियों को छोड़ करके जाता है, तो अपने माँ और बहनों को क्या ढाढ़स देता है, अपनी पत्नियों को क्या ढाढ़स देता है, समझिए उसी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्यारी मेरी प्रियतमा तुम, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर बियरनेस ऑफ थी, तुमसे थक करके, मतलब तुमसे ऊब करके मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं जहाँ जाने के लिए सोच रहा हूँ तो ये तुमसे ऊब कर, तुमसे थक कर नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, कह रहे हैं कि मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाता हूँ। और उसके पीछे पे कारण आप दीजिएगा ना जी। आप किसी को छोड़ करके जा रहे हैं, खाली इतना कर दीजिएगा नहीं छोड़ करके जा रहे हैं, उसके पीछे आप देखिए कारण है, कुछ बातें हैं जो उसको खुश किया जा सकता है इन सब बातों से। तो ही करें नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और मुझे अ फीटर लव फॉर मी। और देखो उसको कह रहे हैं कि देखो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हम संसार में प्रेम खोजने के लिए जा रहा हूँ, प्रेम को समझने जा रहा हूँ। अरे प्रेम को अगर समझना है तो तुमसे बेहतर प्रेम तो हमें कोई दिखा ही नहीं सकता है। तुमसे बेहतर प्रेम, जितना तुम मुझे प्रेम करते हो इतना प्रेम तो मुझे संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतना अमूल्य वस्तु प्रेम तुम्हारे जैसा बेहतर प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता इस संसार में। मतलब मुझे इस संसार से आशा नहीं है कि ये संसार हमको कुछ प्रेम देगा, ठीक है, वही है। बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, कह रहे कि मुझे ये भी मालूम है कि मैं एक दिन मरूंगा। कहने का मतलब है सभी मनुष्य एक दिन मरता है, तो उसी तरह से मैं भी एक दिन अंत में मैं भी मरूंगा। तो इसलिए दिस बेस्ट का मतलब है दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो सबसे इससे बेहतर है, मतलब इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को पूरा, जेस्ट मतलब होता है खुश रखना, मतलब अपने आप को हमेशा हंसी मजाक करते रहना, मतलब खुशहाल जीवन जीना, यही जेस्ट मतलब हुआ। यहाँ उपहास होता है, मनपसंद जीवन जीना, तो उसको अपने अर्थ पे लीजिए आप। शब्द का डायरेक्ट अर्थ निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, भाव निकालेंगे तो अब निकलेगा। इंग्लिश है, इसमें भाव पकड़ना होता है।
टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को, मतलब मनुष्य को अब होना चाहिए कि अपने आप को किस चीज़ में यूज करे, खुशहाल जीवन जीने में यूज करे। मनपसंद जीवन जी, मतलब एकदम खुश रहे, हमेशा हंसते बोलते मुस्कुराते रहने का जीवन करे, जोक देते रहे। जोक कहने का मतलब वही खुशी है ना, तो खुश रहे वो व्यक्ति हमेशा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मतलब बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पीजिए, एकदम गाड़ी से घूमिए, एकदम ज़बरदस्त जीवन जिए, एकदम टेंशन ना हो। 10 बाई फेन डेथ्स टू डाई, तो अगर मुझे मरना भी हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक मरूँ। वही फेंड जो है ना, फेन, 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई, तो अगर मुझे मरना भी हो, अगर मेरी मृत्यु नज़दीक भी आ जाए तो मुझे किसी तरह का अफसोस ना हो, मैं प्रसन्नतापूर्वक मरूँ कि अपने जीवन में मैं जितना सुख भोगने का था मैं भोग लिया हूँ, जितना आनंद करने का था तो सब आनंद मैं कर लिया हूँ। अब देखिए अगला स्टैंजा में 8 लाइन है यहाँ पे, तो अगला स्टैंजा में स्टैंजा जहाँ पे चेंज होगा तो वहाँ पे आपका बोलने का जो लेखक का मतलब है ये भी चेंज होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें लेखक अपनी पत्नी को बता रहे हैं, अपनी पत्नी या प्रेमिका को बतला रहे हैं। यस्टर नाइट द सेम सन बेंट हिंस एंड इट इज़ हेयर टुडे, एक यात्रा पे जा रहे हैं, इसी के लिए लेखक इन सब बातों को अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि हम जब जा रहे हैं तो तुम घबराना मत, इस तरह की चीज़ें होती है। अब एक एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए प्रकृति से यहीं पे एक मेटाफर का प्रयोग किया गया है। जो सन आया है, सन के बारे में जो बताया गया है, तो ये मेटाफर इसी को कहते हैं कि हम प्रकृति की चीज़ों का जब एग्जाम्पल देते हैं, उससे जब समझने या समझाने का प्रयास करते हैं, उसको मेटाफर कह रहे हैं यहाँ पे। तो यस्टर नाइट द सन बेंट हेंस एंड एट इज हेयर टुडे, कह रहा है कि जैसे देखो, जैसे मैं यात्रा पे निकल रहा हूँ उसी तरीके से सूरज जो है, जो सूर्य है वो भी यात्रा पे निकलता है। तो जैसे कल रात्रि पे वो यात्रा पे निकला था, आज देखो दिन में वो आ चुका है, आज दिन में पुनः वो आ चुका है। तो इसी तरीके से मैं भी जब यात्रा पे जाऊंगा तो मैं भी सूरज की तरह ही आ जाऊंगा, समझ रहे हैं। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, हैथ मतलब हैज, ये सब ध्यान दीजिएगा। यही सब चीज़ों को मैं आपको टेक्निकल जो वर्ड हैं, जो ओल्ड इंग्लिश है, मैं उसको समझाऊंगा और आप आराम से इंग्लिश करते चले जाइएगा मेरे जैसा। एकदम सीखना है आपको कि मैं कैसे कर रहा हूँ, यही आपको भाव पकड़ते जाना है। साइकोलॉजी पकड़िए कि मतलब फील होना चाहिए आपको कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं, उसको जब अपनी पत्नी को छोड़ करके जाएंगे, या जब हमारे पिताजी हमारी माता को छोड़ करके जब जाते हैं 8-10 दिन के लिए कहीं, तो उनको कितना ढाढ़स देते हैं पिताजी कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुमको कुछ दिक्कत, उनका पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। तो वही चीज़ें उनको समझाना पड़ता है मम्मी को। या कोई एक फौजी जब छोड़ के जाता है अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, तो उसको कितना समझाना पड़ता है परिवार को, क्योंकि उसके जान हथेली पे होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को फील करना है। आप जब फील करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ये सब बातें लेखक कर रहे हैं कि इसको अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं कि जैसे मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तुमको छोड़ करके, तो सूरज कैसे जाता है और पुनः आ जाता है, उसी तरीके से मैं भी पुनः आ जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहते हैं सूरज के पास ही हैव नो डिजायर नॉर सेंस, ही जो यहाँ पे आया है सूरज के लिए आया, मतलब ही मतलब यहाँ पे एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सूरज के लिए, ही हैव नो डिजायर नॉर सेंस नो हाफ सो शॉर्ट अवे। देखो सूरज के लिए कह रहे हैं कि उसके पास तो नहीं, हैथ मतलब हैज, उसके पास नहीं कोई इच्छा है और नहीं कोई समझ है और नहीं उसके पास कोई आधा या छोटा रास्ता है, फिर भी वो क्या होता है, अपने समय पे पहुंच जाता है। रात्रि को जाता है यात्रा पे और सुबह क्या होता है, एकदम सुबह पुनः वो आ जाता है सूरज, है ना। तो उसी तरीके से उसके पास तो नहीं कोई समझ है ना कोई इच्छा है, फिर भी वो आ जाता है। तो हमारे पास न उसके पास कोई छोटा या आधा रास्ता है, फिर भी वो आता है। हमारे पास तो छोटा रास्ता भी, हमारे पास आने का बहुत सारा तरीका है, मतलब कम समय में मैं आ जाऊंगा। और हमारे पास एक आने का एक उद्देश्य भी है कि तुमसे मुझे मिलने के लिए आना है, पुनः तुम्हारे पास आना है, तो हमारे पास तो एक उद्देश्य भी है। बट बिलीव डेट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श दिन बी। हाँ, इसको आप समझिएगा आप आराम से, एकदम मजे से समझना है यार, एकदम समझते जाना है, सीखते जाना है कि कैसे सर हम कैसे इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश का हिंदी भाव के साथ कर रहे हैं, ट्रांसलेशन हम नहीं कर रहे हैं, भाव के साथ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको भी भाव पकड़ना, जब भाव पकड़ना सीख जाइएगा ना, तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कविता को समझने के लिए। बट बिलीव डेट आई शैल मेक, कह रहे हैं कि तुम डरो मत, उसके आगे लाइन है, पहले लाइन है, देन फियर नॉट थी, मतलब तुम डरो मत। बट बिलीव डेट आई शैल मेक, बट लेकिन बिलीव करो मुझ पे विश्वास करो कि मैं आऊँगा,
स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन भी। मैं एक तेज गति से आऊँगा, मुझ पर विश्वास करो कि मैं तेज गति के साथ हूँ। मेक मतलब होता है बनाना, तो यहाँ पे वो बनाने का सेंस नहीं, मतलब आने का सेंस है। स्पीडियर जर्नी मैं करूँगा, मैं एक स्पीडियर जर्नी करने का मतलब जल्दी से आने का प्रयास करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन भी। कह रहे हैं कि मैं, हाँ यहाँ पे समझिएगा, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको कहीं कहीं रुकना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कैसे हम आपको और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाएं। आई टेक मोर विंग्स, यहाँ मोर विंग्स मतलब पंख होता है, विंग मतलब पंख, पर यहाँ पे पंख यूज नहीं करना है। पंख करने मतलब एक माध्यम हुआ, एक गति हुआ आने का। जैसे पक्षी के पास क्या होता है, पंख होता है तभी ना वो उड़ पाता है, जिसका पंख बड़ा होता है और तेज गति से चलता, मतलब उड़ने का बताया जा रहा है कि कैसे पक्षी उड़ता है, ठीक है, पंख के माध्यम से उड़ता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक माध्यम बतलाया जा रहा है कि हम और तेज गति से आएंगे तुम्हारे पास, हम और अपनी गति को तेज कर देंगे। मतलब विंग मोर विंग, टेक मोर विंग कहने का मतलब है कि अपनी गति को और स्पीड करेंगे आने के लिए। एंड स्पर्श देन भी, और हमारे पास तो एक इच्छा भी है, एक इच्छा के साथ आएंगे। स्पर मतलब होता है मोटिव, मोटिव मतलब उद्देश्य। हमारे पास एक उद्देश्य भी है जो कि सूरज के पास उद्देश्य नहीं था। देन ही मतलब ही मतलब HEE का मतलब ही मतलब उसके लिए, वो सूरज के लिए कहा जा रहा है। देन मतलब यहाँ तब नहीं, देन है, ओल्ड इंग्लिश है, देन ही, THAN देन ही, मतलब सूरज से ज़्यादा हमारे पास क्या है, मैं तेज गति से आऊँगा, सूरज से ज़्यादा मुझे आने की इच्छा है। सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है और उसके पास ना ही कोई छोटा रास्ता है। अब मेरे पास तो बहुत छोटा छोटा रास्ता, हमारा गति तेज भी हो सकता है, पर सूरज का गति तेज नहीं हो सकता है, उसका गति तो फिक्स हो गया है ना। नहीं उसके पास कोई छोटा आधा रास्ता है, मेरे पास आधा रास्ता भी है, छोटा रास्ता भी है, हमारे पास एक उद्देश्य भी, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें कौन कह रहा है, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कौन, लेखक जॉन डन अपनी प्रेमिका को। तो आपको ये सब चीज़ों को भाव समझते जाना है, एकदम लगना चाहिए कि अपने पे फील कीजिए कि हम अपनी पत्नी को कैसे समझाएंगे जब मेरी विवाह होगी तब, है ना। जब आप कहीं दूर चले जाएंगे, 10 दिन 15 दिन के लिए यात्रा पे जाएंगे, तो वही है हाउ फेबल इज मैंस पावर। अब देखिए लेखक कहता है, अगला स्टैंजा है, स्टैंजा में अलग अलग स्टैंजा में बातें चेंज होगी, ट्रैक चेंज होता है बोलने का मतलब। वो हाउ फेबल इज मैंस पावर डेट इफ गुड फॉर्चून इल। कह रहे हैं कि हाउ फेबल, देखिए मैं आपको तोड़ करके बता रहा हूँ, समय भी लग रहा है, इसलिए समय लगेगा क्योंकि आपको मुझे समझाना है। अगर सिर्फ इसका हिंदी करना होता तो मैं आपको 10 मिनट में कर करके दे देता, पर हमको समझाना है आपको, मुझे आपको सिखाना है कि आपको कैसे करना है इसका इंग्लिश का हिंदी, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। भाव पूरा अच्छे से क्लियर मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। अगर 50 बच्चा भी हमारे अगर देख रहा है तो हमको उतना से ही सफलता मिल जाएगा। मैं अगर 50 लोगों को भी अगर समझाने का प्रयास किया हूँ तब। वो हाउ फेबल इज मैंस पावर, फीबल मतलब होता है कमजोर, वीक। तो ही कह रहा है कि मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है, मनुष्य कितना कमजोर है। डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसके पास एक अच्छा भाग मिलता है, अगर उसको एक अच्छा भाग मिलता है, कैन नोट एड अनदर आवर, तो वो उस लम्हे को अपने कैन नोट अपने जिंदगी में उसको क्या कर सकता है, जोड़ नहीं सकता है। समझ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छा भाग मिलता है तो उसी समय वो यूज कर पाएगा, फिर उसको बाद में उस भाग को नहीं जोड़ सकता है। समझ गए। नॉर अ लोस्ट आवर रिकॉल, और नहीं उसको दोबारा वापस ला सकता है। अपने जो भाग का एक जो अच्छा समय था या बुरा समय था, मतलब जो समय वो व्यतीत कर चुका है उसको वो पुनः नहीं ला सकता है। ये देखिए आध्यात्मिक बात है, यूनिवर्सल बातें हैं, यहाँ पे अध्यात्म की बातें हो रही है कि जैसे मनुष्य के बारे में यूनिवर्सल ट्रूथ हो रही है कि सच्चाई है कि मनुष्य के पास जो भाग मिलता है उस भाग को वो पुनः दोबारा नहीं ला सकता है, और वो चाह करके भी दोबारा उसको नहीं ला सकता और नहीं अपने जीवन में उसको शामिल कर सकता, ऐड कर सकता है। क्योंकि जीवन गतिमान है, बदलता जीवन है। हम लोग का जीवन क्या है, एक जैसा होता है, वो बदलता रहता है। इसीलिए किसी भी समय को हम अपने साथ जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ने का अर्थ ही हुआ कि हम लोग उसको हमेशा के लिए अस्थाई नहीं रख सकते, उस भाग को, जो अच्छा भाग है हमेशा के लिए अस्थाई नहीं रख सकते हैं। आवर मतलब समय को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि समय को कह रहा है कि वो समय को हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब अगला है नॉर अ लोस्ट आवर रिकॉल, वही बातें जो उसको हम लोग दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं चाह करके भी।
तो ही मनुष्य के बारे में करें कि मनुष्य कितना कमज़ोर है, अपने आप को तो महान मानता है, पर देखिए एक समय को अपने कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेखक कह रहे हैं। ये सब भाव को पकड़िएगा कि क्या हो रहा है बातें। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, जब हम लोग विपत्ति में फंसते हैं, जब बुरा समय आता है, विपत्ति में जब मनुष्य फंसता है, उसके पास जब गलत अवसर आ जाता है, विपत्ति में जब वो फंसता है, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ उससे संघर्ष करते हैं। बुरे समय में अपना पूरा शक्ति लगा देते हैं बुरे समय से लड़ने के लिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लिंक, तो वहीं पे मनुष्य क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, समझता है, जो संघर्ष करता है उस समय, तो उस समय मनुष्य को एक अनुभव मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, और उससे बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है, समझता है, और दूसरे को भी उन सब चीज़ों को सिखाता है, समझाता है। वो एक कला ही है, विपत्ति में कैसे लड़ना है, संघर्ष कैसे करना है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, बैड सिचुएशन में, बैड कंडीशन में, तो जो इससे झेलता है जो व्यक्ति, उसको कितना ज्ञान मिलता है। जैसे कि आप को मैं बता सकता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए समझते हैं, या कोई दुख के समय से झेल रहा है, अभी पढ़ने में कितना कष्ट होता है, पर इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप इंटर अच्छे से पास कर जाइए, नॉलेज के साथ, अच्छा परसेंटेज के साथ, तो आप कितना एक्सपीरियंस दीजिएगा कि हाँ यहाँ ऐसे होता है, हमको बहुत तकलीफ करना पड़ा था, रात भर के जागना पड़ा, हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, एक एक लाइन समझे, तो एक संघर्ष होता है। और उसके बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, उसको सीख लेता, वो एक कला हो जाता है व्यक्ति का। तो ही है, फिर अगला लाइन है, इट सेल्फ और अस टू एडवांस, तो वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है, अनुभव संपन्न हो जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है व्यक्ति में, मतलब समझ गए ना। तो ही का राइट सेल्फ टू अस टू एडवांस, वो अपने आप को एकदम एडवांस फील करता है, एडवांस महसूस करता है व्यक्ति है, जब उसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है वो, क्योंकि वो गलत बैड सिचुएशन से वो लड़ा है, उसने बहुत कुछ सीखा, और उससे क्या होता है, आज वो एडवांस हो जाता है, उसकी एक्सपीरियंस बढ़ जाती है। अब अगला स्टैंजा में हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब चेंज हो रहा है यहाँ बातें, देखिए समय लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को पाने के लिए समय लगता है, बड़ी नौकरी को पाने के लिए समय लगता है, पर पूरा जीवन सुखमय हो जाता है, तो आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। आप भी इंग्लिश अच्छे से समझ जाइएगा। वेन थाउ साइज नॉट बिंड, देखिए यहाँ पे थाउ जो है, इसका मतलब यू होता है, वेन THOU का मतलब है बायो यू, ये ओल्ड इंग्लिश है। वेन थाउ साइग से मतलब होता है कराहना, रोना, बिलाप करना, सही शाइग, ठीक है। वेन यू साइग नॉट विंड, जब तुम रोती हो, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, देखिए छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ समझिएगा भाव को, कि जब पत्नी को छोड़ कर जाने के लिए कह रहे हैं और समझा रहे हैं, अभी तक अपनी पत्नी को समझा रहे थे, तो पत्नी को लग रहा था अभी ये समझा ही रहा है, मुझे लगता है छोड़ करके मुझे ही चला ही जाएगा, तो पत्नी को और रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पत्नी और थोड़ा सा, पत्नी या प्रेमिका आप समझते जाइएगा, वो रोने लगती है, थोड़ा सा समझ गए। तो ही कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारे, हाँ, जब तुम वही रो रही है पत्नी, पत्नी को लग रहा अभी जितना हम मुझे समझा दिया, जिसका मतलब वो अब मुझे छोड़ करके जरूर जाएंगे। तो ये बातें हैं, थाउ साइग इज नॉट विंड बट साइग इज माई सोल अवे। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो सिर्फ तुम्हारे अंदर से वो हवा नहीं आती है, मतलब जो रोने में, जो सिसकने में जो गर्म गर्म हवा नहीं निकलता है मुंह से, तो कह रहे हैं सिर्फ वही नहीं निकलती है, सिर्फ हवा ही नहीं निकलती है, मेरे अंदर के जो आत्मा है, सोल हैं, वो भी निकलते हैं। इसीलिए कह रहा है बट साइग माई सोल एवे, मेरा अंदर की आत्मा निकलने लगती है, ऐसा मुझे फील होता है। जब तुम रोती है तो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मेरी आत्मा दहल जाती है, समझ गए। जैसे किसी का, जब आपका कोई अपना प्रिय व्यक्ति जब रोएगा तो आपको भी इसी तरह का फील होगा, अपने आप पे फील आप करके देखिए ना, कि जैसे मेरे पिताजी कभी रोते हैं, या हमारी पत्नी रोएगी, या हमारी माता जब रोती है, तो देखते हम लोग दहल जाता है, हम लोग का दिल पिघल जाते हैं कि क्यों हो रहा है, कितना उस समय मासूम हो जाता है व्यक्ति। तो ही चीज़ें लेखक को भी हो रहा है, लेखक को भी दिल दहल रहा है जब उसकी पत्नी या प्रेमिका रो रही है तब। वेन यू, थाउ का मतलब यू, एकदम धरिएगा इस पॉइंट को आप। वेन यू बीफ्स्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके आई कैन नॉट बी, अगला लाइन है। अब फिर से, वेन थाउ बीफ्स्ट अनकाइंडली काइंड, इसका मतलब हुआ जब तुम और जोर से रोती हो, ठीक है, जब तुम थोड़ा सा और जोर से रोती हो, बेतरतीब मतलब बेपरवाह तरीके से रोती हो, जब जोर जोर से तुम रोती हो, तो मुझे तो लगता है कि मेरा शरीर का सारा खून, मतलब मेरी खून मतलब ब्लड नहीं, ब्लड की बात है, मेरा कहने का, मेरी जो अंदर की शक्ति है, ब्लड का मतलब शक्ति है, अंदर जो इंटरनल जो मेरा पावर है,
ठीक है, वो झरने लगता है, मैं एकदम शिथिल हो जाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरा अंग प्रत्यंग सब शिथिल पड़ जाता है। समझ गए? वही है कि एकदम मेरी जो ब्लड है, मेरा जो जीवन शक्ति है वो छीन होने लगता है, झरने लगता है, उसका पतन होने लगता है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं। जब तुम और जोर जोर से रोने लगती हो तब तो तुम रो मत, तुम मेरे शक्ति के रूप में बनो। अब मुझे जाना है, क्योंकि जाना तो जाना ही है मुझे। इट कैन नॉट बी ऐसा नहीं हो सकता है डेट यू लवेस्ट मी एज यू से सेस्ट। कह रहे हैं कि जैसा कि तुम मुझे, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे पहले कितना कहती थी कि तुम हम मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो, आज प्रेम करती हो, अब जब मैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छोड़ करके तुम्हें जा रहा हूँ तो तुम रो रही हो, तो रोने से मुझे कितना घाटा लग रहा है, मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, मेरा दिल, मेरा आत्मा निकलते जा रहा है। अपने बारे में कह रहे हैं, आत्मा निकलने का मतलब है थोड़ा सा मैं भी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, है ना। इफ़ इन थिन माई लाइफ द बेस्ट। कह रहे हैं कि थिन मतलब यू हो रहा है यहाँ पे, समझे, THINE का मतलब यू, मतलब तुम। इफ़ इन यू माई लाइफ द बेस्ट। कह रहे हैं तुम इस तरह से मेरे जीवन को तुम बर्बाद कर रही हो, अगर तुम ऐसे करके रोओगी तो हमारा जीवन एक तरह से बर्बाद ही होगा ना। तो ही कह रहे हैं इफ माई लाइफ थाउ बेस्ट यू बेस्ट। अगर तुम रोगी हम अब आगे नहीं जाएंगे, मुझे अगले यात्रा पे तो जाना ही जाना है, मुझे कुछ जब बड़ा करना है तो अपने परिवार घर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, और जब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो मेरे जीवन को तुम बर्बाद ही करोगी, हम यहाँ रहेंगे तो मेरा विकास ही नहीं हो पाएगा, मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ही कर रहे हैं इफ़ इन थिन मतलब यू, इफ़ इन माई लाइफ यू बेस्ट, मेरे जीवन को तुम बर्बाद करोगी अगर ऐसा कर रही हो तो। थाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे जीवन के लिए सबसे सुंदर कला हो, तो इसलिए मैं तुमसे हमेशा प्रेरणा लेते रहता हूँ। आर्ट माने कला, कला से ही हम लोग जोड़ रहे हैं यहाँ पे कुछ बातें कि तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर कला हो, मतलब तुम मुझे हमेशा प्रेरणा देती हो। आज तुम ही हमारे जीवन को में जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम अलग होना चाह रहे हैं, मतलब कुछ नया करने के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, तो तुम ही रो रही हो, तो मेरे जीवन को तुम बर्बाद कर रही हो, कहने का मतलब है। इसलिए तुम रो मत, तुम मेरे जीवन की सबसे सुंदर कला हो जिससे मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूँ। अब अगला स्टेंजा है, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट, मतलब फॉर थिंक मी एनी इल। कहना है कि तुम अपने डिवाइनिंग हर्ट, तुम अपने पवित्र दिल में मेरे लिए कुछ गलत फहमी मत पालो, मतलब गलत विचार मत पालो। फॉर थिंक माई एनी इल, वही मतलब इल मने बीमार नहीं, गलत विचार कहा जा रहा है। फॉर थिंक मतलब होता है विचार, थिंक मतलब वही सोचना, मतलब एक गलत विचार को तुम अपने दिलों में, अपने पवित्र दिलों में, अपने सच्चे दिलों में, उसमें कुछ गलत चीज़ मेरे लिए मत पालो। गलत पालने का मतलब है, गलत सोचने का मतलब है कि कुछ हो जाएगा। जैसे उसको लग रहा है प्रेमिका को कि अगर ये जाएंगे तो इनको कुछ हो जाएगा, यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ इनके साथ घटना घट जाएगा तो मैं फिर अकेले कैसे रहूँगी। इस तरह की बातें तो ही कर, इसीलिए उनके दिमाग में, लेखक के प्रेमिका के दिमाग में इस तरह की बातें चल रही, तो ही कहते हैं कि तुम अपने दिमाग में गलत चीज़ों को मत पालो कि मुझे कुछ होगा। तो ही कह रहा है डेस्टिनी में टेक द पार्ट। कह रहा है जो भाग है, पार्ट मतलब होता है फेवर, पार्ट मतलब जो PART भाग, डेस्टिनी मतलब भाग्य। तो ही कह रहे हैं पार्ट मतलब फेवर, जो भाग भी मेरे साथ आएगा, मैं भाग को अपने साथ अपने फेवर में ले लूँगा। समझ रहे हैं, भाग भी मेरे साथ आ सकता है। एंड में थे फियरलेस फुलफुल, तुम्हारे जो तुम डर रही हो इतना, वो सबको ख़त्म कर देगा। एंड में दे फियर्स फुलफिल, और जितना भी डर हो रहा है तुम्हारे अंदर में, ये सारी चीज़ों को भर देगा। जो हमारे भी मृत्यु से जो हम लोग डरते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भर देगा जब हम एक यात्रा पे जाएंगे तब, है ना। तो ही चीज़ें हैं। बट थिंक डैट बी, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए कि आर बर्टन असाइड टू स्लीप, मतलब हम लोगों को, मतलब तुमको, अपने पत्नी को ढाढ़स दे रहे हैं, अपनी प्रेमिका को ढाढ़स दे रहे हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए, आर बर्टन असाइड टू स्लीप। जब तुम्हें देखो रात में सबसे ज़्यादा याद आएगा हमारा, प्रेमिका या पत्नी को देखो रात में सबसे ज़्यादा याद आता है। दिन में तो किसी तरह से हंस खेल के इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाता है, पर रात में सबसे ज़्यादा याद आता है जो उसका प्रिय व्यक्ति होता है। तो रात में जब हम तुम्हें याद आएंगे, क्योंकि हमेशा दोनों एक साथ सोते थे, कहने का मतलब यहाँ आप गलत सेंस में मत दीजिएगा, भाव समझिएगा। तो रात में हम जब ज़्यादा याद आएंगे तुम्हें सोते समय, तो तुम क्या करना कि दोनों अलग अलग साइड में सो जाना। तुम
जैसे तुम हमारे तरफ मुंह करके सोती थी तो वैसे नहीं सोना, तुम उल्टा साइड में सोना। कहने का मतलब अलग अपने मुंह को दूसरे साइड में मोड़ लेना, और तुम्हें लगना चाहिए कि हमारे पीठ के तरफ हम हैं, मतलब तुम्हें ऐसा महसूस करना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा, तब तुम्हें हमारी यादें ज़्यादा नहीं आएगी रात में सोते समय। मतलब उल्टा सोना, समझ रहे हैं ना आप कहने का मतलब। जो हमारे तरफ फेस करके सोती थी तो हमारे तरफ फेस करके नहीं सोना है, हाँ उल्टा सोना है। उल्टा सोने का मतलब यही हुआ कि तुम्हें लगना चाहिए कि उस साइड में हमारे पति सोए, मतलब हमारे बारे में कि हम सोए हुए हैं। हाँ, अगला लाइन है दे हु वन अनदर कीप। तो फिर है दे हु वन अनदर कीप। तो कह रहे हैं कि जैसे समझो, एक चीज़ और बताने का प्रयास करें। जैसे तुम समझो कि जब कोई व्यक्ति अपने दिलों में किसी को बसा लेता है, रखता है अपने दिलों में, एक दूसरे को जब कोई रखता है तो व्यक्ति, अब अगला लाइन है अलाइव नियर पार्टेड भी। तो जब तक जीवित हैं हम लोग, जब हम लोग किसी को, कहने का जब हम लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो जब हम लोग किसी को दिल में रख लेते हैं, अपने दिल में स्थान दे देते हैं, तो अलाइव नियर पार्टेड भी। तो हम लोग जब तक जीवित हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तब तक एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। मतलब भले ही हम लोग शारीरिक रूप से आसपास रहें ना रहें, पर उनके विचार, उनके याद हमेशा साथ रहती। तो उसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं जल्द ही अपनी यात्रा से लौट करके आऊँगा, तुम्हारे साथ मिल जाऊँगा। यही कहने का मतलब है। आप लोग इसको समझ गए। मैं अगले पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न मैं दोनों दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको समझिएगा। अब ये ओल्ड इंग्लिश था, मतलब आज के 400 साल पहले की बातें सब हो रही है, ठीक है। आप लोग इसको समझ गए। जो भी परेशानी होगा मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।